नमस्कार, मैं रविश कुमार। प्राकृतिक आपदाओं का आकलन हमेशा उससे होने वाले नुकसान से नहीं करना चाहिए कि नुकसान की खबरें अगर सामान्य नजर आई तो हम ध्यान देना बंद कर देते हैं। पश्चिम बंगाल में जब अम्फन आया तो जैसे ही पता चला कि मरने वालों की संख्या सिर्फ 90 के आसपास है, सारी उत्सुकताएं या जिज्ञासाएं समाप्त हो गई और उस तूफान के आने के पहले की जो परिस्थितियां रही हैं, जिन कारणों से बनती हैं, उस पर चर्चा बंद हो गई और जो नुकसान हुआ उसकी तरफ देखना बंद कर दिया गया। लेकिन आप देखिए कि 15 दिनों के फासले पर 20 मई को अम्फन आया और 3 जून को मुंबई के एक खासे इलाके में निसर्ग तूफान गुजरता है। लेकिन आप देखिए कि दोनों ही तूफान के आने से पहले समुद्र की सतह का जो तापमान था वो 30 से 33 डिग्री सेल्सियस देखा गया। क्या जलवायु परिवर्तन कारण है? क्या हमारी नीतियां, हमारी राजनीति कारण है? इन कारणों पर अब हम बात ही नहीं करते, क्योंकि पता चल जाता है कि नुकसान कुछ कम हुआ, जैसा बताया गया था वैसा नहीं हुआ। क्या ये तरीका सही है? इस पर हम आएंगे, लेकिन पहले हमारे सहयोगियों की भेजी गई रिपोर्ट देखिए। ये जो समंदर की लहरें आप देख रहे हैं, ये मुंबई की खूबसूरती है, लेकिन आज यही मुंबई को डरा रही थी। निसर्ग साइक्लोन की वजह से पूरी मुंबई डरी रही, लेकिन आखिरकार गनीमत की रही, ये छूकर हमें निकल चुकी है और जिस तरह की नुकसान की उम्मीद की जा रही थी उससे हम बच चुके हैं। और इस वक्त किस तरह से राहत की सांस मुंबई का ले रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से साफ इन्हें कहा गया है कि समंदर किनारे न जाएं। हम इस समय मौजूद हैं मुंबई से सटे उरण में और आप देख सकते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश ये करूंगा कि क्यों ये किया जाता है। आज जब दिन भर में हमने आपको बताया तो 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली हैं और यहाँ पर जो घर हैं, जहाँ पर लोग रहते थे, इन्हें इवैक्यूएट किया गया। इसलिए अब देखिए कि यहाँ पर हालात किस तरह से हैं। घर टूट गए हैं, घर का जो सामान है, जो ऊपर की छत थी या आप जो यहाँ पर शेड थी ऊपर की, वो टूटकर एक दूसरे जगह पर गिर गई है। दूसरी जगह पर भी आप देखेंगे वैसे ही कुछ आपको नज़ारा देखने मिलेगा। और केवल 1-2 घर नहीं, यहाँ पर लाइन से मैं आपको बता सकता हूँ कई सारे घर हैं, क्योंकि बिल्कुल ये समुद्र को सट कर ही ये घरें मौजूद हैं। तो एक अच्छी बात ये रही कि यहाँ से क्योंकि लोगों को पहले ही इवैक्यूएट किया गया तो किसी को जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बिल्कुल घरों को नुकसान हुआ है। मुंबई ने आज के निसर्ग से बहुत कुछ सीखा भी होगा, ऐसा हम मान सकते हैं। जो सबसे बड़ी सीख जो कि अदालतों में चल रही है, वो सबसे बड़ी सीख ये भी है कि किस तरीके से कोस्टल रोड और दूसरे तमाम प्रोजेक्ट जहां पर समंदर को हम लगातार रिक्लेम कर रहे हैं, वो आने वाले वक्त में कोई बड़ा ख़तरा पैदा कर सकते हैं। ये भी निसर्ग ने समझाया है। मुंबई में गनीमत रही कि आज बहुत कुछ नहीं हुआ है और जो निचले इलाके हैं उनको वक्त पर हम खाली कर पाए हैं। 70 से 80 किलोमीटर की जो रफ्तार से हवाएं चली हैं, उसने बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन नुकसान पहुंचा है। आज एक तरीके से आप कह सकते हैं एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा, एक बड़ा विमान स्किड हुआ और अब गनीमत रही कि कोई बड़ा उस तरीके से हादसा नहीं हुआ है। लेकिन ये हादसा ना होना इस बात की गारंटी नहीं है कि आने वाले वक्त में पर्यावरण अपने खेल नहीं दिखाएगा या कुदरत अपने खेल नहीं दिखाएगी। देख सकते हैं किस तरह से फिर से मुंबई पूर्ववत शुरू हो गई है, लोगों का आवाजाही है। हालांकि अभी भी लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन में सभी को घर से निकलने की इजाज़त नहीं है। बहुत ज़रूरी हो, जिसे या तो अत्यावश्यक काम हो, वही लोग निकल सकते हैं। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि लोग सड़कों पे हैं, आ जा रहे हैं, दुकानें खुल गई हैं और मेडिकल स्टोर खास करके और दूसरी जो ज़रूरी दुकानें हैं वो खुल गई हैं। तूफान कमज़ोर पड़ गया, सिर्फ इस बात से हमारी जिज्ञासाएं समाप्त नहीं हो जानी चाहिए। ये बात सही है कि 100 साल में पहली बार मुंबई चक्रवाती तूफान को अपने दरवाजे पर देख रही थी, लेकिन ये बात भी सही है कि कई बार, बल्कि हाल फिलहाल के दिनों में, वर्षों में कई बार चक्रवाती तूफान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई, वो चरम पर पहुंचकर कमज़ोर पड़ गई। इसका मतलब ये है कि इस इलाके में तूफान आने की आहट या आशंका कभी भी बनी हुई है। लोग भूल जाते हैं तो ये तूफान की गलती नहीं है।
1648 से लेकर 1854 के बीच मुंबई में 5 बड़े साइक्लोन आए थे। कुछ साइक्लोन से काफ़ी नुकसान भी पहुंचा था। निसर्ग भले उतना शक्तिशाली चक्रवात नहीं रहा, लेकिन इसका आ जाना उन तमाम रिसर्च और भविष्यवाणियों का सच हो जाना है जो लगातार लिखकर सरकारों को और समाज को आगाह कर रहे थे। सुने सभी को सूचित किया जा रहा है कि अभी 24 से 48 घंटे में अति भारी बारिश और साइक्लोन की परिस्थिति बनी हुई है। बताया जाता है कि 1882 में मुंबई में चक्रवाती तूफान आया था जिसमें 1 लाख लोग मारे गए। बाद में इसे MIT, पुणे के इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रियोलॉजी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एडम सोबल ने हॉक्स बताया। प्रोफेसर सोबेल ने ट्विटर पर बताया है कि 1891 के बाद मुंबई में साइक्लोन 1948 में आया था, जिसकी रफ्तार 100 मील प्रति घंटा थी। इसका उस समय के अखबारों में जिक्र है, मगर IMD के डेटा में ठोस रूप से ये नहीं मिलता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसके इलाके में चक्रवात बनने की प्रक्रिया नहीं देखी गई। भले ही बीच रास्ते में कमज़ोर पड़ गई, लेकिन उनमें चक्रवात का रूप लेने की पर्याप्त संभावना थी। प्रोफेसर एडम सोबल मुंबई को लेकर भी रिसर्च करते रहे हैं। ये कई साल से कह रहे हैं कि मुंबई के तट पर चक्रवाती तूफान जल्दी ही टकराने वाला है। 2012 में जापान के रिसर्चर हिरोयुकी मुराकामी, मसातो सुगी और अकियो कितो के शोध के अनुसार अरब सागर में चक्रवात बनने की प्रक्रिया तेज हो गई है। चक्रवात बनने की गतिविधियों में 46% की वृद्धि हुई है। दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान बनने की प्रक्रिया में 31% की कमी आएगी। ये सारे बदलाव सदी के अंत तक मुखर हो जाएंगे। रिसर्चर इसके संकेत पहले से पकड़ने लगे थे। 1998 से 2001 के बीच पश्चिमी तटों की ओर 3 चक्रवाती तूफान आ चुके हैं, जिनमें 17,000 लोगों की मौत हो गई थी। 2009 में फ्यान नाम का चक्रवाती तूफान आया था, वो कमज़ोर पड़ गया, लोग भूल गए। 2017 में चक्रवात ओखी कमज़ोर पड़ गया, लोग भूल गए। लेकिन रिसर्चर देख रहे थे कि अरब सागर में जहां साल में औसत 1 या 2 बार ही चक्रवाती तूफान आता है, वहां चक्रवात बनने की प्रक्रिया बढ़ रही है। अभी तक चक्रवात बनकर ओमान की तरफ निकल जाता था, यानी पश्चिम की तरफ मुड़ जाता था या गुजरात की तरफ मुड़ जाता था। गुजरात में 1998 में साइक्लोन आया था जिसमें हज़ारों लोग मरे थे। 2019 में भी साइक्लोन वायु आया था, लेकिन इस बार पूरब की तरफ चक्रवात मुड़ गया, जिसकी आशंका रिसर्चरों को पहले से थी। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की रिसर्च के अनुसार 1902 के बाद हिंद महासागर में पिछले साल सबसे ज़्यादा 5 में से 8 बार साइक्लोन का निर्माण अरब सागर में देखा गया। मुंबई राहत की सांस ले रही होगी, ये हेडलाइन बन सकती है, लेकिन मुंबई को ये याद रखना चाहिए कि जिस तरह से रिसर्चरों की ये बात इस बार करीब करीब सही हुई है, वो आगे भी सही होती रहेगी। यह भी आशंका है कि मुंबई में कैटेगरी 4 या 5 के चक्रवाती तूफान आ सकते हैं। 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, तब मुंबई क्या करेंगी? हम अक्सर इन तूफानों का सामना आपदा प्रबंधन बल बनाकर करते हैं। ये एक ज़रूरी काम है, करना ही पड़ता है और करना ही होगा। लेकिन ये समझने की बात है कि आपदा प्रबंधन बल बना लेने से हम तूफान का विकल्प नहीं तैयार करते हैं। अगर ये बात होती तो ओडिशा में सबसे बेहतरीन सिस्टम बना लिया गया है, लेकिन इसके बाद भी तूफानों का आना नहीं रुका। प्रश्न ये है कि तूफान आने की परिस्थिति जिन कारणों से बनती है,
क्या हम उन कारणों के समाधान के बारे में ईमानदारी से विचार करेंगे, या हर बार की तरह इस बार भी टल गया तो जाने दो, अब अगली चेतावनी जब जारी होगी तब टीवी सेट के सामने बैठकर देखेंगे? ये हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि विज्ञान ने अपना काम कर दिया है। वो कई वर्षों के शोध से बता रहा है कि क्या क्या कारण हैं, और उसके शोध करीब करीब सही भी साबित होते जा रहे हैं। फैसला राजनीति को करना है। तो क्या राजनीति में इतना दम है, साहस है कि वो इन प्रश्नों को उठाए, इनका सामना करे और एक सुरक्षित स्थिति का निर्माण करे? कोविड-19 के समय ही हमने देखा कि हमारी राजनीति ने किस तरह से धोखा दिया। वो एक वैज्ञानिक सोच के माहौल का निर्माण नहीं कर पाई और आधी अधूरी तैयारियों के बीच में ही तारीफें बटोरने लगी, और उसके बाद लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया। 2 लाख से ज़्यादा कोविड-19 के संक्रमित केस हो चुके हैं। इसके बाद भी हमारी सतर्कता का स्तर या तैयारी का स्तर उस तरह से नहीं है जैसा कि होना चाहिए। तो अब हमारे साथ सोपान हैं, सोपान जोशी। सोपान, आपसे मेरा सवाल यही है कि ये तूफान आया, भले ही इसकी रफ्तार उतनी नहीं रही जितनी बताई गई, या इससे उतना नुकसान नहीं हुआ जितना अंदेशा था, लेकिन क्या ये किसी चक्रवाती तूफान को देखने का नज़रिया हो सकता है कि आप निश्चिंत हो जाएं, खासकर तब जब पीछे के कई वर्षों के जो रिसर्च हैं वो बता रहे हैं कि मुंबई अब इस तरह के चक्रवाती तूफानों से महफूज नहीं रह सकती है? जी नमस्कार। ऐसा नहीं है कि ये तूफान पहले कभी आए नहीं हैं। ये उतनी नई घटना नहीं है जितना कई बार बातचीत में लगता है, लेकिन ये पक्का है कि जलवायु परिवर्तन के साथ ऐसी दुर्घटनाएं बढ़ेंगी, ज्यादा लौट के जल्दी आएंगी, और उनसे होने वाला नुकसान भी ज्यादा होगा। ये बात वैज्ञानिक काफी पहले से बता रहे हैं, और उनके जो अनुमान जलवायु परिवर्तन के आते रहे हैं, अब उसका जो असर समझ में आ रहा है वो उससे ज्यादा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जलवायु परिवर्तन इस तरह के चक्रवातों को बढ़ाएगा। इसमें तो एक बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हम एक जगह के ऊपर हैं और ना हम उत्तरी गोलार्ध में। तो दोनों के बीच में रहने से एक समस्या ये आती है कि आप पाएंगे जो सबसे बड़े रेगिस्तान वो इसी इलाके में है, जो सब ट्रॉपिकल इलाका कहा जाता है, और बहुत बड़े चक्रवात भी इसी इलाके में आते हैं। अमेरिका में बहुत बड़े इस तरह के चक्रवात आते हैं, वहाँ उन्हें मतलब उसकी शब्दावली थोड़ी अलग है हमसे, लेकिन ये वैज्ञानिक बार बार कहते रहे हैं कि इस तरह की दुर्घटनाएं जलवायु परिवर्तन से बढ़ेंगी। लेकिन फिर विज्ञान ने तो बता दिया, लेकिन क्या किया जा सकता है? अगर राजनीति को भी इसमें पहल करनी है तो राजनीति को क्या करना चाहिए? क्या एक शहर वो खड़ा रहे कि कोई तूफान आए और उसे उड़ा के ले जाए, कोई बाढ़ आ जाए जो उसे बहा कर ले जाए? जी, हमें जो करना है उसके 3 अलग अलग दायरे हैं। पहला दायरा उसका ये है कि हम एकदम से बिल्कुल अभी क्या करें। दूसरा ये है कि अगले कुछ सालों में क्या करें, और तीसरी बात ये होगी कि हम अपना भविष्य कैसे ठीक करें। तो ये तीनों अलग अलग कालखंडों में देखने वाली बातें हैं। इसका थोड़ा इतिहास हमको अंदाजा लगा लेना चाहिए कि कहाँ से आता है। जलवायु परिवर्तन के बारे में सबसे एक तो पहली बात, ये 200 साल से इकट्ठी की हुई जानकारी है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आजकल में ही पता लग गया। वैज्ञानिकों को धीरे धीरे कुछ अनुमान लगे, प्रयोग किए गए, उस पर तरह तरह की जानकारी दुनिया भर से इकट्ठी की गई, उसको सबको जोड़ के देखा गया, उसमें जो गलत था वो निकाला गया, जो ठीक था उसको आगे ले जाया गया। तो ये लगभग 200 साल से हो रहा है।
और 1980 के दशक में ये एकदम साफ हो गया था कि समस्या क्या है। और वो समस्या क्या है ये मैं जरा एक बार दोहराना चाहूंगा, क्योंकि ये जलवायु परिवर्तन से बड़ी समस्या आज तक मनुष्य ने देखी नहीं है, और वो इतनी बड़ी है कि वो हमारे कल्पना के छोटे से दायरे में घुस नहीं पाती। तो हमें थोड़ा सा अपना कल्पना का दायरा इसके लिए खोलना पड़ता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हम जिस आज अवस्था में हैं, इस अवस्था में कोई 3 लाख साल से हैं, लेकिन 3 लाख साल में हम वो कुछ नहीं कर पाए जो पिछले 10,000 साल में किया है। सारे शहर, खेती बाड़ी, धातु के औजार, सभ्यता, इस सब का उठना पिछले 10,000 साल में है। और आज विज्ञान के पास इसके पुख्ता प्रमाण हैं कि पिछले लगभग 23 लाख साल में वैसी जलवायु की स्थिरता नहीं रही है जितनी पिछले लगभग 11,000 साल में है। यानी हमारा उठना जलवायु के स्थिर हो जाने से जुड़ा हुआ है। जलवायु को स्थिर रखने का तरीका क्या है? जो चीज जैसी है वैसी रखी जाए। उसको अगर आप अस्थिर करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो आप एक स्थिर, एक संतुलित व्यवस्था में बहुत सारी ऊर्जा डाल देंगे जो उसका संतुलन बिगाड़ देगी। तो वो संतुलन बिगाड़ने का तरीका जलवायु में कार्बन डाइऑक्साइड करती है। कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे पृथ्वी के वायुमंडल से बहुत पुराना संबंध है। जब जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो सारी हमारे ग्रह पे बर्फ गल जाती है, सारे हिमनद गल जाते हैं और समुद्र का स्तर कई मीटर ऊपर उठ जाता है। और जब जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटती है तो हिमयुग आ जाते हैं। इसको अंग्रेजी में ग्रीन हाउस अर्थ और आइस हाउस अर्थ कहते हैं। तो अब ऐसा जो प्रमाण सामने है उनसे लगता है कि पृथ्वी की कुल आयु में 85% समय ग्रीन हाउस का रहा है और जो 15% आइस हाउस का रहा है उसमें सारे हमारा उठना हुआ है। और आज भी जो समय है दोनों ध्रुवों पे बर्फ जमी हुई है, तो उसका असर ये पड़ता है कि समुद्र का स्तर नीचे रहता है। अगर वो सारी बर्फ गल गई तो समुद्र का स्तर उठेगा। और दूसरा जो जलवायु का संबंध है जिसमें समुद्र का तापमान, उससे उठने वाले बादल, इन सब चीजों का एक संतुलन बना रहता है। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाते हैं हवा में तो वो संतुलन चला जाता है। उसमें बहुत सारी फालतू ऊर्जा आ जाती है जो उसके ढर्रों को बदलती है। अब उसमें सीधा सा सवाल यह आता है कि क्या ये हमको समझ में क्यों नहीं आता? तो उसका एक उदाहरण मैं इस्तेमाल करता हूं जो आप भी यहां भी बता सकते हैं। अगर हम कुछ अपनी रसोई में खाना बनाते हैं, रोटी सेक रहे होते हैं तो हाथ गर्म हो जाते हैं। नंगे पैर जाड़े में अगर हम लोग चट्टानों पे चलेंगे तो पैर ठंडे हो जाएंगे। ये हम महसूस कर सकते हैं। ये मौसम है, मौसम हमें दिखता है। जब बारिश होती है तो वो हमारी चमड़ी पे महसूस कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि आप अपने शरीर का औसत तापमान बता दीजिए तो आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो इंद्रिय बोध से परे है। जलवायु इंद्रिय बोध से परे है। इसको हम केवल विज्ञान की आंख से समझ सकते हैं। इसको हम नाप के समझ सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे जब हमें बुखार आता है तो तापमान जानने के लिए थर्मामीटर मुंह में डालना पड़ता है। पर जैसे सोपान इस वक्त कोविड-19 का दौर चल रहा है तो हर कोई बेबसी से विज्ञान की तरफ देख रहा है कि आपके पास इसका समाधान नहीं है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि विज्ञान हमें बता रहा है कि ये चीज़ होगी। जैसे एडम सोबल ने कहा कि मुंबई के तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान आते रहे हैं, तब तो इतना जलवायु परिवर्तन नहीं हुआ था, लेकिन अब जलवायु परिवर्तन के कारण ज़्यादा आते रहेंगे। तो अब विज्ञान बता पा रहा है, लेकिन मैं यही जानना चाहता हूं कि वो जब सब कारणों को समझ रहा है तो क्या रास्ता उसके पास है या इसका इलाज किसी और के पास है? विज्ञान के पास तो इसका विज्ञान समझा सकता है, विज्ञान इसका समाधान नहीं निकाल सकता। समस्या क्या है? समस्या ये है कि हम अपने वायुमंडल में बहुत सारा कार्बन का कचरा डाल रहे हैं। वो कहाँ से आ रहा है? हम कोयला जला रहे हैं, हम पेट्रोलियम जला रहे हैं। ये दोनों जंगल के रूप हैं, जो पुरातन जंगल हैं, जो दब के भूचाल से धरती के नीचे चले गए हैं और वहां कोयला बन गए।
तो अब हमें विकास के लिए इसको निकालना है, उसको जला के बिजली बनानी है, अपनी मोटर गाड़ियां चलानी है, रेलगाड़ी चलानी है। तो अगर ये करेंगे हम, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड तो बढ़ाएंगे। विज्ञान ये समझा सकता है। विज्ञान के पास कोई ऐसी जादू की पुड़िया थोड़ी है कि वो जाकर कहे कि इसको छिड़क दो और हवा में कार्बन खत्म हो जाएगी। क्योंकि हमें कभी कभी ये मुगालता हो जाता है कि हमने अपने आप को बनाया है। हमने अपने आप को नहीं बनाया, हमने ये सृष्टि को नहीं बनाया है, सृष्टि ने हमको बनाया है। अलग अलग धार्मिक विश्वास के लोग ये मानते हैं कि उनको किसी ईश्वर ने, नहीं तो पीर पैगंबर औलिया, सबके अपने अपने विश्वास हैं। कोई ब्रह्म मानता है, लेकिन उसमें ये माना जाता है कि दूसरे किसी ने बनाया है। विज्ञान की दुनिया आपको ये बताएगी कि हमें सृष्टि ने बनाया है, हमें प्रकृति ने बनाया है, हमने प्रकृति को नहीं बनाया। तो हमें पहले तो प्रकृति को समझना पड़ेगा और अपने जीने के तरीके ऐसे करने पड़ेंगे कि वो संतुलन ना बिगड़े, जिससे हमारा जीवन चलता है। क्योंकि प्रकृति को इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आजकल इस तरह की बातें बहुत चलती हैं कि हमको पृथ्वी को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, वसुंधरा को बचाना है। पृथ्वी ने कभी किसी से नहीं कहा कि मुझे बचा लो, और पृथ्वी को इससे कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता। पृथ्वी ने इससे कहीं ज्यादा बड़े प्रलय देखे हैं। बात यह है कि हम अपने आप को बचा सकते हैं क्या, और हमें अपने आप को अपने आप से बचाना है, अपनी विकास की असीमित भूख से बचाना है। और ये विकास नहीं, ये विज्ञान नहीं बता सकता हमें कि हम कैसे बताएं, ये सरकारों का सवाल है। जब 80 के दशक में ये साफ हो गया था कि जलवायु परिवर्तन के कारण क्या क्या हैं, तो 1988 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने ये निर्णय लिया था कि वे सब देशों को एक साथ बिठा के इसके लिए क्या करना है, इस पे कुछ इसकी योजना बनाएंगे। धीरे धीरे उनको ये पता लगा कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा। जब पता ये लगा कि इसके लिए विकास को रोकना पड़ेगा, कोयला जलाना रोकना पड़ेगा, पेट्रोलियम जलाना रोकना पड़ेगा, तो एकदम से उनका गुर बदल गया। उन्होंने उसके बाद जब 1992 में रियो में बड़ी बैठक हुई जिसमें दुनिया के सभी राष्ट्राध्यक्ष आए थे, तो वहां उन्होंने जाके ये कहा कि मैं यहाँ आई हैव नॉट कम हियर टू नेगोशिएट द अमेरिकन वे ऑफ लाइफ। क्योंकि तब तक उनको ये समझ में आ गया था कि इसके लिए करना क्या है, और इसके लिए जो करना है वो कड़वी चीज है, कोई आसान चीज हमारे सामने बची नहीं है। हमें कुल मिला के ये विकास की अंधी दौड़ से बचना पड़ेगा, जो बिना कोयला जलाए, बिना पेट्रोलियम जलाए चल ही नहीं सकती। तो फिर ये बात सुनकर बहुत लोग भी कहेंगे ये मुमकिन तो है नहीं, अब 100 साल में आया है, अब हो सकता है अगला 10 साल 20 साल बाद आए, जब आए तब देखी जाएगी। इसके पहले ड्रिल सिस्टम तैयार हो जाए, शहर में अलार्म सिस्टम तैयार हो जाए, एनडीआरएफ की टुकड़ी तैनात हो जाए गली गली में, तो क्या इन सब चीज़ों के करने से आश्वस्त हुआ जा सकता है? देखिए, ये अपने आप को भुलावे देने के तरीके बहुत हैं और हम दे सकते हैं। कोई वैज्ञानिक आपको ये नहीं कहेगा कि आप अपने आप को भुलावा दे रहे हैं। बात यह कि आपको समझने का प्रयास करना पड़ेगा। ये अगर हमको लगता है कि हम अपने आप को पृथ्वी से अलग करके बचा लेंगे, तो इसकी समय सीमा है, और उसमें फिर ये तय कर लेना चाहिए कि हम 100 साल मजा करेंगे, खूब कोयला जलाएंगे, खूब पेट्रोलियम जलाएंगे, खूब विकास कर लेंगे अपना, उसके बाद जो भी हो देखा जाएगा। तो फिर ये कह देना चाहिए कि जो हो देखा जाएगा। लेकिन आप पाएंगे 28 साल से राष्ट्राध्यक्ष हर साल मिलते हैं जलवायु परिवर्तन पे बात करने के लिए। वहां बहुत लंबे लंबे भाषण होते हैं जिसमें बार बार कहा जाता है कि हमें सबको मिलजुल के पृथ्वी को बचाना है, जलवायु को बचाना है, ये बचाना है, वो बचाना है, और ये बचाने का काम आप करेंगे क्योंकि हम नहीं करना चाहते, इसकी कोई कीमत नहीं चुकाना चाहता। पिछले साल जब इस संबंध में बैठक हुई थी, तो हमारे प्रधानमंत्री बैठक में गए थे, तब उन्होंने कहा था कि इस पे बातचीत बहुत हो गई, अब इस पे निर्णय लेने का, काम करने का समय आ गया है। आप पाएंगे हर साल जब ये बैठक होती है तब इस तरह की बातें हमको सुनने को मिलती हैं कि पृथ्वी को बचाने का समय अगर है तो यही है। उन्होंने क्या निर्णय लिए, जब उनके पास भी तो समय है अपने भौगोलिक क्षेत्र में? देखिए, इसमें वो निर्णय ले पाए? भारत की स्थिति तो थोड़ी अजीब है, क्योंकि हम लोगों पे सबसे ज्यादा गाज गिरने वाली है। जो देश जलवायु परिवर्तन का कहर जिन पे सबसे ज्यादा गिरेगा, उसमें 4 नाम मुख्य आते हैं। उसमें भारत, बांग्लादेश,
इंडोनेशिया और चीन, ये चारों घनी आबादी के देश हैं जिनमें बहुत बड़ी संख्या में लोग तटीय इलाकों में रहते हैं। तो जब समुद्र का बर्फ गलेगी तो समुद्र का पानी बढ़ेगा, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? अगर हमें लगता है कि हम बांग्लादेश के साथ दीवार बना के वहां के लोगों का आवागमन रोक सकते हैं, वैज्ञानिकों के अनुमान तो ये हैं कि 1/3 बांग्लादेश पानी में डूब सकता है समुद्र में। तो इतनी घनी आबादी वाले देश में जब लोग सामने बाढ़ देखेंगे तो वो कहाँ जाएंगे, और कितने लोगों को आप गोली से उड़ा देंगे? क्योंकि लोग जब जान बचाते हुए जाते हैं तो वो ये नहीं देखेंगे कि किसकी सीमा कहाँ है, वो उनको अपनी जान बचानी होगी। तो इसमें जलवायु परिवर्तन हमारी कुल राजनीति कुल मिला के छोटा मोटा देख के चलती है। अगला चुनाव, अगला बजट, आज की घटना, कौन सा टीआरपी, इस पे हमारी राजनीति और बातचीत चलती है। जलवायु परिवर्तन की मूल जरूरत यह है कि हम थोड़ी दूरदर्शिता दिखाएं, कि हमारे सभी नेता, और इसमें कोई केवल भारत की बात नहीं है, सभी नेता थोड़ी दूरदर्शिता दिखाएं। लेकिन जो दिख रहा है वो इससे ठीक उल्टा है। दुनिया भर में ऐसे नेता आजकल लोकप्रिय हो रहे हैं जो केवल विज्ञान को नकारते नहीं हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। आप अमेरिका का उदाहरण लीजिए। जलवायु परिवर्तन को समझने में सबसे बड़ी भूमिका पिछले कुछ सालों में अमेरिकी सरकार की संस्था नासा की रही है, और NOAA नाम की संस्था है जो समुद्र और जलवायु पे शोध करती है। यानी हमको जो आज पता है उसमें बहुत बड़ा योगदान अमेरिकी सरकार के पैसे से चलने वाली अमेरिकी संस्थाओं का है, लेकिन खुद अमेरिकी राष्ट्रपति उनका मजाक उड़ाते हैं और विज्ञान को नकारते हैं। और विज्ञान केवल एक तरफ जा रहा है। शुरू में बहुत से वैज्ञानिक ये नहीं मानते थे कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, लेकिन अब लगभग सारे वैज्ञानिक एक तरफ होते जा रहे हैं, क्योंकि जो प्रमाण सामने आ रहे हैं उनको आप कब तक नकारेंगे। लेकिन ये सही है कि वो प्रमाण, क्योंकि जब बुखार होता है तो वो हमें हाथ में जलने जैसा नहीं लगता, वो फिर पूरे शरीर को पता लगता है। और जलवायु परिवर्तन का एक जो वैज्ञानिकों ने उसका नतीजा बताया है, वो कई ऐसे रोग, नए रोग हमारे सामने आएंगे जिनका हमने पहले सामना नहीं किया। यानी स्वास्थ्य व्यवस्था पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। और आज हम एक महामारी के असर में इस कदर, एक छोटा सा वायरस है, उसने हमारे पूरे आर्थिक तंत्र को ठप कर दिया। तो हम क्या माने कि हम प्रकृति से कितने ऊपर हैं? विज्ञान आज उसको समझने की कोशिश कर रहा है। हमें लगता है विज्ञान को आज समझ के कल तक दवा बना के परसों तक सब ठीक कर देना चाहिए। विज्ञान ऐसे नहीं चलता। जलवायु परिवर्तन समझने में 200 साल लग गए हमको। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज 1876 में जर्मनी के वैज्ञानिक रॉबर्ट कोख ने सिद्ध की थी। उसके बाद न जाने कितना समय लगा बीमारियों को समझने में, उनके उपचार निकालने में। और ये सारी जो संक्रामक रोग हैं बड़े, वो सब जानवरों से हम में आए हैं और हमने जानवरों को दिए हैं। दोनों तरफ हुआ है। जानवरों को भी हमसे कई रोग मिले हैं। मतलब हमने केवल उनका घर गृहस्थी नहीं बर्बाद की है, हमने उनको रोग भी दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोपान। और आज साइकिल दिवस है, वो एक अच्छा विकल्प हो सकता था, लेकिन भारत में एक बहुत ही पुरानी कंपनी है साइकिल बनाने की, एटलस कंपनी, साहिबाबाद में इसकी आखिरी फैक्ट्री बची हुई थी, वो बंद हो गई। और जब इसके 1000 के करीब कर्मचारी आज कंपनी फैक्ट्री के गेट पर पहुंचे तो वहां लिखा था कि फैक्ट्री बंद कर दी गई है, हमारे पास पैसा नहीं है। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस नोटिस को पढ़ने के बाद लोगों में रोष पैदा हुआ कि भाई हमारे साथ कैसे खर्चे पूरे होंगे। अब कैसे वैसे 2 महीने बैठ के वो रहा,
आर्थिक स्थिति इतनी खराब है, किराए मकान मालिक सामान फेंक रहे हैं, पैसे नहीं है लोगों के पास रहने के लिए। स्थिति बहुत है, मालिक लोगों ने कोई फ़ोन नहीं है, कोई जवाब नहीं है इसका। किसी को 30 हो गए, किसी को 31 हो गए हैं। ये 1989 में चालू हुई थी फैक्ट्री, जब से लगे हुए हैं लोग। 1 तारीख को बुलाया गया था वहाँ काम शुरू होने के लिए, तो सफाई हुई, कुछ काम करवाया गया। 2 तारीख में भी कुछ काम कराया गया, मगर 3 तारीख में नोटिस लगा दिया गया। नोटिस लगा दिया गया। तो मालिकों को फ़ोन कर रहे हैं आप, तो उठा रहे हैं वो फ़ोन? नहीं, मालिक लोगों से कोई संपर्क नहीं उठा रहा, ना मालिक ना मैनेजर, कोई संपर्क नहीं। साइकिल एम्प्लॉइज यूनियन जिंदाबाद, मांग हमारी पूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। और अब हम ब्रेक के बाद बात करेंगे चीन के बारे में। उमा शंकर की रिपोर्ट देखेंगे। चीन को लेकर सरकार जितना इनकार करती है, उतना ही सरकार की तरफ से कुछ ऐसी खबरें आ जाती हैं कि जिससे लगता है कि उसके इनकार में वो सच्चाई नहीं है। अगर सीमा पे कोई तनाव विवाद नहीं होता तो राष्ट्रपति ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री के बीच क्यों बातचीत होती? तो लद्दाख के इलाके में जो भी विवाद है, उमा शंकर सिंह उस भौगोलिक क्षेत्र को काफ़ी दिनों से जानते रहे हैं, जाते रहे हैं। उनकी ये रिपोर्ट देखिए। मेरे पीछे जो नज़ारा है स्क्रीन पर, ये लद्दाख के चुशूल का नज़ारा है, पैंगोंग सो यानी कि पैंगोंग लेक का नज़ारा है। बहुत ही मनोहारी यहाँ पे नज़ारा होता है। लेकिन ये इलाका अभी सुर्खियों में है भारत और चीन सीमा विवाद को लेकर। न सिर्फ इस इलाके में बल्कि गलवान वैली, देपसांग और जो डेमचक इलाका है, उन इलाकों से भी खबर आ रही है कि भारत और चीन सीमा विवाद जो है वो ज़ोरों पर है। मैं आपको पहले बेसिक ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिरकार इस विवाद का मूल क्या है। जब LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये रेखा जब खींची गई तो छोटे से नक्शे पे एक चौड़े स्केच पेन, चौड़ी नींव वाली स्केच पेन का इस्तेमाल हुआ, जिसकी वजह से ग्राउंड पे उस रेखा का जो माप है वो 4 से 6 किलोमीटर चौड़ी पट्टी बन गई। यानी कि ये जो लकीर खींची गई वो जब उसकी ज़मीनी पैमाइश माने तो ये 4 से 6 किलोमीटर चौड़ी पट्टी होती है। और विवाद इस बात को लेकर है कि चीन ये कहता है कि इस पट्टी का जो आखिरी बिंदु है वहाँ तक उसका अधिकार क्षेत्र है और वो वहाँ तक पेट्रोल लेके आता रहा है। जबकि भारत का ये दावा रहा है कि हमारी जो टेरिटरी है वो आखिरी बिंदु तक है, यहाँ तक, और भारत के जो पेट्रोल है यहाँ तक जाते रहे हैं। ये लगातार चलता रहा। 1993 का बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट है, जिसकी वजह से जो मैकेनिज्म तय है, जो भी पेट्रोलिंग पार्टी आपस में वहाँ पे मिलती रही है वो एक दूसरे को ये बताती रही है तख्तियों के ज़रिए कि आप हमारे टेरिटरी में हैं, आप वापस जाइए। चीनी जो हैं वो भारतीयों को कहते हैं कि आप हमारी टेरिटरी में आप वापस जाइए। और मैकेनिज्म इस तरह का है कि बिना किसी विवाद के जो वहाँ पे एक आपसी बहसबाजी के बाद दोनों ही सेना लौट जाया करती थी। तो ये एक सेट मैकेनिज्म वहाँ पे रहा है। लेकिन कई बार इससे इतर जाकर विवाद के पहलू सामने आते हैं। और अभी जो ताज़ा वहाँ से जानकारी आ रही है वो ये कि चीन जो है उसने उस आखिरी बिंदु तक अपना न सिर्फ जो सड़क है वो बनाई है, बल्कि आकर यहाँ पे दूसरे छोर तक एक चौकी भी बना ली है। तो ये जो है बहुत ही गंभीर बात है। और इसी को लेकर तमाम जो आप आर्टिकल पढ़ रहे होंगे, तमाम जो एक्सपर्ट की जो राय है वो आप पढ़ रहे होंगे। हालांकि सरकार ने अपनी तरफ से पुख्ता तौर पे कोई ऐसी जानकारी नहीं दी है, ना तो डिनाई किया है और ना ही इस बात की तस्दीक की है कि वाकई में क्या चीनी जो हैं वो भारतीय सीमा क्षेत्र में घुसे हैं या नहीं घुसे हैं। रक्षा मंत्री ने ज़रूर एक चैनल को इंटरव्यू में ये कहा कि बड़ी तादाद में चीनी आ गए हैं। हालांकि उसके बाद उसी चैनल के ज़रिए ये डिनायल भी आया कि उनके बयान का ये मतलब नहीं था। और जो PIB फैक्ट चेक है उसके ज़रिए भी ये कहा गया कि उनके कहने का तात्पर्य ये नहीं था कि जो चीनी हैं वो भारतीय क्षेत्र में घुस आए हैं। सवाल अब यहाँ ये है कि अगर
जो परसीव्ड LAC का जो इलाका है उसको अगर भारत अपना इलाका मानता है और अगर उसके अंदर चीनी आकर जमकर बैठ गए हैं, न सिर्फ पेट्रोलिंग के लिए बल्कि आकर जमकर बैठ गए हैं, तो ये एक बड़ी बात है। और इस बात की जो गंभीरता है वो इतनी बड़ी है कि भारत को इसके लिए लगातार कोशिश करनी पड़ रही है। और भारत और चीन के बीच एक बड़ी उच्च स्तरीय जो बैठक है दोनों सेनाओं के बीच, वो 6 जून को होने जा रही है, जिसकी जानकारी खुद रक्षा मंत्री ने दी है। तो जाहिर सी बात है कि गंभीर विवाद का विषय वहाँ पे पैदा हुआ है और जो भी एक भी इंच भारत की जो ज़मीन है वो चीन को नहीं जाएगा, इस बात की बार बार जो तस्दीक और बार बार जो इस बात का प्रण है वो दोहराया गया है भारत की अलग अलग सरकारों की तरफ से, मौजूदा सरकार की तरफ से भी ये कहा गया है। तो बड़ी बात यह है कि एक ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है, जिसकी मांग लगातार अपोजिशन पार्टीज़ के जो नेता हैं वो भी कह रहे हैं। राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट के जरिए कहा है कि भारत सरकार ये बताए कि आखिरकार क्या चीनी सैनिक जो हैं वो भारतीय सीमा में घुसकर आकर बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। यहाँ पे दो बड़ी बात यह है कि जो 1999 में इस इलाके में जहाँ चीन ने एक पहले ट्रैक बनाया था, बाद में उसको एक पक्की सड़क में उसने तब्दील की और पैंगोंग त्सो के साथ लगने वाली सीमा पर वहाँ पर आकर ये कहा जा रहा है कि उसने अपना एक बंकर भी बना लिया है। हालांकि फिर से मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी तस्दीक जो है भारत सरकार की तरफ से नहीं की गई है, भारतीय सेना की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन इतना ज़रूर है कि विवाद वहाँ पे पुख्ता है और ये किस रूप में सामने आता है, इसका समाधान ये देखने की बात होगी। दोनों ही देशों ने बहुत ही मैच्योरिटी का परिचय दिया है। कई समझौते हैं दोनों देशों के बीच बॉर्डर पे शांति बहाली को लेकर और जो बॉर्डर पे यथास्थिति है उसको बनाए रखने को लेकर। 1993 के अग्रीमेंट की मैंने बात की, 1996 में अग्रीमेंट हुआ था, 2005 में भी हुआ था, फिर 2012-13 में भी अग्रीमेंट हुआ। तो इन सब अग्रीमेंट का जो लबुलबाब यही है कि कुछ भी होगा तो सेना आपस में वहाँ नहीं भिड़ेगी, बल्कि राजनयिक स्तर पे विचार विमर्श के जरिए और आपसी सलाह के जरिए जो इस तरह के विवादों का जो निपटारा है वो किया जाएगा। दोनों देशों के बीच ये भी एक तय मैकेनिज्म है कि बॉर्डर पर्सनल मीट होता है साल में 2 बार और उसमें जो स्थानीय तनाज़े हैं, जो झगड़े हैं वो निपटाने की कोशिश होती है और जब वो नहीं निपटता है तो उसके बाद दोनों देश की सरकारों के ज़रिए बातचीत के ज़रिए और जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं बॉर्डर टॉक्स को लेकर उनके ज़रिए निपटाने की कोशिश होती है। तो ये पूरा विवाद इन इलाकों से निकलकर सामने आ रहा है। अब देखना है कि समाधान कब और किस रूप में सामने आता है।